Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chemical classification and periodic properties. So before we start this chapter, let me tell you something. In the beginning, around about 1800, there were only 31 elements known. Only 31 elements were known. और अगर हम इससे भी पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, इन द टाइम ऑफ एल्केमी, जब केमिस्ट्री नहीं होती थी, एल्केमी कहलाती थी ये, उस वक्त तो सिर्फ कुछ मेटल्स ही नोन थी, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर. सो ओनली ए वेरी फ्यू एलिमेंट्स वर known at that time of alchemy. In the year 1800 there were 31 elements known, and in 1865 the total number of elements were 63. So you can say that there is just almost double elements known in the 65 years. So in the earlier stages it was very easy for a person to remember properties of the elements and of course their compounds individually to some extent. जितने कम एलिमेंट थे उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग याद करना थोड़ा आसान था. जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई वैसे वैसे आपका उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली याद रखना मुश्किल होता चला गया. आज की डेट में टिल डेट हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन हैं. तो और इनके बहुत सारे कंपाउंड हैं, न्यूमरस कंपाउंड्स आर देयर. तो हर एलिमेंट के बारे में सारा कुछ याद रखना और उनके जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में याद रखना ये मुश्किल होता चला गया जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई. देन साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ग्रुपिंग द एलिमेंट्स in such a way so that the elements which have similar properties, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, they may be grouped together, उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह पे, so that it become easier to remember their properties, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, उनके गुणों को याद रखना थोड़ा आसान हो जाए. इस में सबसे पहली जो पहल की वो एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉबर नियर. इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन द ईयर अबाउट वेरी बिगिनिंग ऑफ द 19th century, that is around about 1817 and so. And he in fact identified several groups consisting of 3 elements each, which were having similar properties. और उन 3 एलिमेंट्स के जो ग्रुप थे उनको कहा गया ट्राइड. तो डोबेनियर ने कुछ ऐसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए एलिमेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी और उनकी विशेषता क्या थी, दैट ईच ट्राइड, जैसे फर्स्ट ट्राइड ऑफ द डोबेनियर वाज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. एंड व्हाट इज द characteristic of this triad? This triad has this middle element. इसका जो एटॉमिक मास है, that atomic mass is in fact average of the atomic masses of these 2 elements. इन 2 एलिमेंट्स का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास था. एक ये था आपका ट्राइड. जो दूसरा ट्राइड था वो हमारा आयरन, कोबाल्ट, निकल. अगर आप इस पे जाएंगे तो आप फिर देखेंगे कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली और यू कैन से इक्वल टू और वेरी क्लोज टू द एवरेज मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट. लेकिन ये जो ट्राइड का कंसेप्ट था, डोबेनियर ट्राइड का कंसेप्ट था, इट वाज एप्लीकेबल टू ओनली वेरी फ्यू एलिमेंट्स, बहुत कम एलिमेंट्स पे लगा और इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया जस्ट बाय टेकिंग इट एज ए मेयर कोइंसिडेंस. ये माना गया कि लगभग एक संयोग है कि ऐसा हो गया, तो इसको जो है डोबेनियर ट्राइड को जो है छोड़ दिया गया.
उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इसके अंदर क्लासिफिकेशन था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैन कॉर्टेस। एक साइंटिस्ट हुए, दैट इज कैन कॉर्टेस। इन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर को उन्होंने इक्वी डिस्टेंस लाइन लगाई इसके ऊपर, और इसके ऊपर उन्होंने एक हेलिक्स बना दिया, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर लाइन लगा के और हेलिक्स बना दिया इस तरीके से। राइट हैंडेड हेलिक्स बना लेते हैं हम इसको इस तरीके से। इस तरीके से उन्होंने हेलिक्स बना लिया इक्वी डिस्टेंस, और एलिमेंट्स को इनके ऊपर रखा, पोजीशंस के ऊपर जो उन्होंने इक्वी डिस्टेंस लाइंस लगाई थी सिलेंडर के ऊपर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा, तो जो पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स थी वो इस तरीके से आई कि जो एलिमेंट्स सिमिलर थे प्रॉपर्टी में, दे ऑक्यूपाइड द सिमिलर पोजीशंस। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बिकॉज द डिटेल ऑफ दिस इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, लेकिन इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट हुए, केमिस्ट हुए हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूलैंड, न्यूलैंड के नाम से जानते हैं उनको हम। इन्होंने क्या देखा कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास रखें, देन every eighth element is similar in property to the first one। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट था, ये हमारे 7 एलिमेंट हो गए। 8वां एलिमेंट और पहला एलिमेंट प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता था, जस्ट लाइक योर म्यूजिकल नोट्स। जैसे म्यूजिक में सारे गामा पादा नी सा, 8वां नोट फिर से सा आता है, उसी तरीके से आपका ये 8वां जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। लेकिन इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। दिस वाज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन इसको हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई कर सकते थे। कैल्शियम के आगे ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता था। So this classification of Newland was also discarded. Later on हमारे पास 2 केमिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग एक ही टाइम पे स्टडीज की इन द ईयर 1869। एक थे लोथर मेयर और दूसरे थे हमारे मेंडलीव। ये 2 लोग थे, दे वर्कड इंडिपेंडेंटली। इन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंट काम किया, और इन दोनों को ही हम फर्स्ट पीरियोडिक लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं कि जो पहला पीरियोडिक लॉ था वो इन्हीं की वजह से आपका प्रोपेगेट हुआ। लोथर मेयर ने क्या किया, प्लॉटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक मासेस। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के साथ एक ग्राफ प्लॉट किया, और उस ग्राफ में उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है आप फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी ले सकते हैं। उन्होंने हालांकि एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉट किए थे, लेकिन आप इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में यू कैन टेक एटॉमिक वॉल्यूम,
यू कैन टेक मेल्टिंग पॉइंट, यू कैन टेक बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और जो ये ग्राफ आया, इस ग्राफ के हिसाब से जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज में सिमिलर थे एक दूसरे के साथ, दे ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन द ग्राफ, सिमिलर पोजीशन ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ जो था, लोथर मेयर का जो ग्राफ था, वो इस तरह का ग्राफ था। मैंने इस पूरे ग्राफ को प्लॉट नहीं किया, एक रफ सा आइडिया दिया हुआ है। स्केल कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट अप टू द स्केल, कोई ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो चीज़ इसमें समझने वाली है वो ये समझने वाली है। जब ये एटॉमिक वॉल्यूम को प्लॉट किया, इधर थे आपके एटॉमिक वेट, इधर क्या थे आपके एटॉमिक वेट। तो क्या हुआ, जैसे ये जो पीक्स थी, दीज पीक्स दे आर ऑक्यूपाइड बाई ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट थे, दे वर प्रेजेंट एट द पीक ऑफ दीज एलिमेंट एंड दे ऑल आर नोन टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसी तरीके से जो हमारे आज के ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है, वो सब इस डिसेंडिंग साइड ऑफ द कर्व पे थे, नीचे उतरती हुई कर्व पे थे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो दे वर आल्सो हैविंग योर सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस कर्व के ऊपर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी रिजेंबलेंस है एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, वो सब के सब एक जैसी ऑक्यूपाई कर रहे हैं पोजीशंस। ये सारे के सारे पीक पे हैं, ये सब के सब ऑन द डिसेंडिंग साइड है। मैं दो ग्रुप का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप इस कर्व को अगर स्टडी करेंगे तो आप सिमिलैरिटीज वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लोथर मेयर ने क्या कहा, उसने ये कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये कंक्लूजन निकाला लोथर एंड मेयर ने कि जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बिकॉज वी हैव प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। Here I am using the word periodic function. What is a periodic function? Periodic function को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, आप सब लोग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मैं बाकी मार्क नहीं कर रहा। इस घड़ी के अंदर आपके आर्म्स हैं, सेकंड के, आवर्स के, मिनट्स के। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, अगर आप सेकंड वाली सुई की बात कर रहे हैं तो वो हर 1 मिनट के बाद वहीं होगी जहां से उसने स्टार्ट किया था। जो ओवर वाली आर्म है वो हर 12 घंटे के बाद वहीं होगी जहां से स्टार्ट किया। मान लीजिए ये आपकी ओवर वाली सुइयाँ 12 पे थी, दिन में 12 बजे यहाँ पे थी, तो रात को 12 बजे यहाँ आएगी, एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद। इसी तरीके से अगर ये घंटे वाली है तो ये क्या है, एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद वहीं आएगी जहाँ पे पहले थी। तो ये जो मोशन है इसकी वॉच की, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एक डेफिनेट इंटरवल है टाइम का इसके बीच में। उसी तरीके से यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक मासेस के बाद आपके वो एलिमेंट्स रिपीट होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आपस में रिजेंबल कर रही हैं। दैट इज़ व्हाट लोथर एंड मेयर कंक्लूडेड। एंड एट द वेरी सेम टाइम, जब लोथर मेयर ये स्टडी कर रहा था 1869 में, उसी वक्त रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीफ वो स्टडी कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट्स की। उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, उनके ऑक्साइड्स बनाए, उनके ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की, उनकी जो है वो क्लोराइड्स के स्टडी किया, क्लोराइड्स की डेंसिटीज़ को स्टडी किया। और वहाँ पे मेंडलीफ ने क्या पाया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
एलिमेंट्स की, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने ये देखा कि वो जो है पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास का। तो आपके लोथर और मेयर ने तो कंक्लूड किया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास की, और मेंडलीफ के हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन दोनों को मिला के फिर फर्स्ट पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड विच इज कॉल्ड द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, और वो पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये लॉ क्या कहता है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic functions, of their atomic masses, तो आपकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसकी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स की। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, उस वक्त क्योंकि 63 एलिमेंट्स नोन थे, मेंडलीफ ने 63 कार्डबोर्ड काटे और उनके ऊपर एलिमेंट के सिंबल लिखे, उनके ऑक्साइड्स के फार्मूले, उनकी प्रॉपर्टीज उनको लिखा, वो 63 कार्ड लगाए। एंड देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग दोज कार्ड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उन एटॉमिक मासेस को के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ मेंडलीफ ने क्या किया, उसने कुछ एल्ट्रेशंस भी की कि अगर कहीं पे कोई एलिमेंट ऐसा आ गया जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है, लेकिन वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल नहीं करना, तो उसने उसको उठा के वहाँ रख दिया जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल कर रही थी, जिसकी वजह से मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स भी आए। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज लेटर ऑन। तो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसको हम कहते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, एंड दैट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ दैट इज कॉल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। और वो जो पीरियोडिक टेबल है उसको अगर हम स्ट्रक्चरल फीचर की बात करें, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सॉरी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम इस टेबल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या है, तो इस स्ट्रक्चर में देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज, 7 हॉरिजेंटल रो हैं इस तरीके से। अभी हम इसकी ड्रॉ करेंगे इस टेबल को जहाँ तक हो सके। इस तरीके से 7 हॉरिजेंटल रोज हैं, और ये जो रोज हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स। 7 हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीफ। हम अगर मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसके अंदर टोटल 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। 8 वर्टिकल कॉलम है और उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। जो हमारे 7 वर्टिकल कॉलम्स हैं
उनको डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में। जैसे मान लीजिए ये पहला वर्टिकल कॉलम है जिसको हमने फर्स्ट ग्रुप कहा, इनको नंबर भी दिए हुए हैं। जैसे ये पीरियड है 7 हैं तो इनको नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरीके से ये 8 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो फर्स्ट है जो इसको डिवाइड किया हुआ उन्होंने दो हिस्सों में, एक को उन्होंने कहा फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, लाइक दैट। उन्होंने हर कॉलम को आगे सब डिवाइड कर रखा है दो हिस्सों में और उनको नाम दे रखा है ए और बी। जो आपका 8th कॉलम है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 रोज, उसमें 3 पार्टिकल्स की रो है। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेन स्ट्रक्चर है जो उन्होंने डिसाइड किया। वी विल बी ड्राइंग दैट स्ट्रक्चर। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें ये ध्यान रखना है, ये आपका ग्रुप नंबर 1, इसके दो पार्ट हैं 1A 1B। 1A के अंदर हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। 1B के अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये थे। इधर सेकंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और सेकंड बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी। और बाकी स्ट्रक्चर आप किताब में से देख सकते हैं। ये मैंने आपको आइडिया देने के लिए बताया, इस टाइप का स्ट्रक्चर था। इसमें 8th के अंदर जैसे एक मैंने ट्राइड लिख दिया है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। बाकी भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थे, बाकी ग्रुप भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बस आपके 8 जो थे वो वर्टिकल कॉलम थे, उनको ग्रुप कहा गया। इसके बाद इसमें जो है मॉडिफाइड में अगर हम जाएं तो एक 0 ग्रुप और ऐड कर दिया गया इससे पहले, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज और नोबल गैसेज। तो वो इनके पहले आ जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वो 0 ग्रुप लगा सकते हैं आप वहाँ पे। और कुछ टेबल्स के अंदर क्या किया हुआ है कि अब इनको जैसे ये दिए हुए हैं हाइड्रोजन, सोडियम, तो ये जो 2 कॉलम हो गए तो इनको भी 2 में अलग से डिवाइड करके यहाँ पे 1 से 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में वही दी हुई है आपको पीरियोडिक टेबल। लेकिन ओरिजिनली जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी दैट लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, दैट इज आल्सो गिवन इन द बुक्स, यू कैन सी दैट। सो दिस इज अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है जो आपकी 7 इसमें पीरियड्स हैं, 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर क्या इसके एडवांटेजेस हुए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद? जब ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बन गई तो इससे हमें बहुत से एडवांटेजेस हुए। जो फर्स्ट वन वाज कि इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो स्टडी थी एलिमेंट्स की दैट वाज नॉट सिस्टेमेटिक। हम क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे, तो वो हमारी स्टडी सिस्टेमेटिक नहीं थी। तो जो एडवांटेज था, पहला एडवांटेज हम कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। So first advantage is it systematized study of elements। सबसे पहले तो इसने क्या कर दिया, स्टडी को सिस्टमेटाइज कर दिया, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए, उनके कंपाउंड को स्टडी करने इसके लिए। दूसरा क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को जब आप ध्यान से देखेंगे किताब के अंदर तो उसने कुछ जगह खाली छोड़ दी। जैसे एक एलिमेंट उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में लिखा एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन का मतलब क्या था कि सिलिकॉन के नीचे, उसकी पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन एलिमेंट के नीचे एक जगह खाली छोड़ दी और उसने कहा कि यहाँ पे जो एलिमेंट है दैट हैज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, वो एलिमेंट अभी भी डिस्कवर होना बाकी है। जब वो एलिमेंट डिस्कवर होगा, ठीक है, तो वो किस तरह की उसकी ओर का फार्मूला होगा, क्या उसके ऑक्साइड का फार्मूला होगा, क्या उसके क्लोराइड का फार्मूला होगा, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट ऑक्साइड और क्लोराइड। तो ये चीज़ें उसने जो है वो क्या की, स्टडी की। और
ये बता दिया कि यहाँ पे नया एक एलिमेंट डिस्कवर होना है। इस तरह की उसने बहुत सी चीज़ें जो है बहुत सी जगह खाली छोड़ी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये जो खाली जगह छोड़ी, इट लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के अंदर इसने हमें क्या किया, हेल्प किया, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हेल्प किया। जो खाली जगह छोड़ी हुई थी वहाँ पे आपके नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। और इनफैक्ट मेंडलीफ ने उन सब एलिमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ें पहले से ही बता दी कि उनके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। और सिलिकॉन के बाद जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो ये देखा गया कि जो मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट किया था इस एलिमेंट के बारे में, लगभग वैसी ही प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हुई इस जर्मेनियम की। इसके ऑक्साइड का फार्मूला, इसके क्लोराइड का फार्मूला, उसने कहा था MCl4 होगा, दैट वाज फाउंड टू बी GeCl4। उसकी डेंसिटी क्या होगी, ऑक्साइड की डेंसिटी क्या होगी, दैट ऑल वर इन वेरी क्लोज रिजेम्बलेंस विद दैट प्रिडिक्टेड बाय द मेंडलीफ। इसके बाद क्या था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, मैंने आपको जब ये पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि आपके मेंडलीफ ने सिर्फ एलिमेंट्स को ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अंदर ही नहीं रखा, बट ही आल्सो केप्ट इन माइंड द प्रॉपर्टीज। और उसने कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन बदली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट और द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। तो जो जहाँ पे आ रहा था एटॉमिक मास के हिसाब से, वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती थी। तो उसने जब ये एलिमेंट्स रखे तो इसने क्या किया, इसने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस विच वर नोन टू बी इनकरेक्ट, उनको करेक्ट करने में हेल्प की हमारी। बहुत से एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हमें जो है वो करेक्ट करने पड़े फिर इसके हिसाब से। तो ये कुछ मेन एडवांटेजेस थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के। आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हेयर and we will be taking up the modern periodic law and modern periodic table tomorrow. Thank you very much.